So hello, today we will start with a new topic, that is cell wall and of your fundamental unit of life. आज जो है सेल वॉल करेंगे एंड न्यूक्लियस करेंगे. इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुका है. हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुका है और उसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन करवा दूँगा. सो हियर वी गो. सेल वॉल, इट इज़ अ आउटर मोस्ट कवरिंग. इसके ये जो है ये इन्होंने प्लांट सेल को रखकर इन्होंने बताया है. और हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था उसमें उन्होंने एनिमल सेल को लिया था. आपने अगर पहले का क्लास अगर लगाया होगा तो plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. अब जो जो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है बट इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होता. इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. इसमें एक अनदर रिजिड आउटर कवरिंग है जो कि ये क्या है, सेल वॉल है. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब समझ लो जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर जो है एक रिजिड हार्ड कवरिंग है. ये जो है हमारा सेल वॉल है और ये जो हमारा है पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो वही यहाँ पर लिखा है कि सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लांट सेल वॉल इज अ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लांट सेल आखिर प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बनता किससे है, तो सेलुलोज से बनता है. सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. सेलुलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू अ प्लांट्स. नाउ when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. जब एक लिविंग प्लांट सेल क्या बोलते हैं, एक वाटर लूज़ करता है. वाटर जब लूज़ करेगा, कोई भी अगर सेल है वो वाटर लूज़ कर रहा है तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. और उसके जो सेल के कंटेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो ये जो फिनोमिनन है ये पूरा, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. एक बार और फिर से हम लोग समझते हैं. कोई भी सेल या फिर इसमें तो प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल जैसे कि एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेते हैं. लिविंग प्लांट सेल जो है वो अगर अपना वाटर जो है लूज़ कर रहा है थ्रू ऑस्मोसिस तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसमें. अब ये हमने श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन हमने किस में पढ़ा था, जिसमें वाटर लॉस हो रहा हो. तो ये हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक में. हाइपरटोनिक में क्या हो रहा था, सेल क्या था, वो सेल में क्या बोलते हैं, सेल में क्या था, हाई कॉन्सेंट्रेशन था और मीडिया एनवायरनमेंट में क्या था, लो कॉन्सेंट्रेशन था. डेट्स वाई सेल से क्या बोलते हैं, वो वाटर लॉस हो रहा था और कहाँ जा रहा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा रहा था. तो यहाँ पर जो है प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता जो है अपने हाइपरटोनिक की तरह है. इट अपेयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. इसमें दिख रहा है कि जो लिविंग सेल है अपना, इसमें आपको बता दूं कि हमारे जो सेल वॉल हैं इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. और फर्स्ट थिंग जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हम लोग ने पहले देखा था. सेल वॉल में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी अंदर बाहर आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है उसको. इसलिए यहाँ पर लिखा है इट अपेयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स नॉट अ डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. लिविंग सेल को जो है थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ेगा इससे, लेकिन वो जो डेड सेल है, जो सेल वॉल है वो डेड होता है और वो हार्ड होता है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वाटर एब्जॉर्ब होने से, वो अपने प्लेस पे ही रहेगा. सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ अ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट डस्टिंग. हाइपोटोनिक अगर मैं बता दूं आपको तो इसमें जो होता है हमारे सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है और एक्सटर्नल सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है और एक्सटर्नल मीडिया का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है. डेट्स वाई इसमें जो होता है एक्सटर्नल मीडिया में जो वाटर होता है ये सेल के अंदर आते हैं. इसमें ऐसा होता है, ये होता है हाइपोटोनिक. इससे क्या होता है, सेल जो है स्वेल हो जाता है और इसके अंदर क्या होता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इसमें जो है ज़्यादा बढ़ जाता है. क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर अंदर आएगी तो कॉन्ट्रैक्शन जो है सेल की कंटेंट जो है वो फूलेंगे
और फूलेंगे तो वो उसमें उसमें ब्रस्टिंग होने का क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत डर रहेगा कि ब्रस्ट हो सकता है मे बी। तो इसमें क्या बोला है, हाँ एक और चीज़ मैं इधर बताना चाहता हूँ, सेल वॉल परमिट। अब इधर पे मैं बता दूँ सेल वॉल इसमें होता किस में है। तो सेल वॉल जो है प्लांट्स में होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग ने पता चल गया। दैन उसके बाद फंजाई में होता है। फंजाई में आपको मैं सेल वॉल बता दूँ तो काइटिन की बनी होती है, और प्लांट में बता दे तो सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, ये ध्यान रखना आप। बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड ये सारी चीज़ें की बनी होती हैं बैक्टीरिया में। फंजाई में काइटिन में फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, प्लांट में सेलुलोज का, एंड बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड और भी प्लस उसमें ऐड होते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बैक्टीरिया में भी बने होते हैं। ये मैंने ये 2 लाइन एक्चुअली मेरे को दिखा तो मैंने बता दिया, ये 2 लाइन में ना। उसके बाद बाकी का जो है ये द सेल स्वेल अप बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द swollen cell बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल्स। अब यहाँ पर जो है सेल जब स्वेल होगा तो वो प्रेशर जो है बिल्ड करेगा। प्रेशर जब बिल्ड करेगा कहाँ पर, किसके ऊपर बिल्ड करेगा, अगेंस्ट द सेल वॉल बिल्ड करेगा। अब इसको मैं आपको अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ तो मैं आपको इधर से समझा दे रहा हूँ। इसका डायग्राम एक है, बहुत अच्छा डायग्राम है, ये रहा, ऑस्मोसिस एंड टर्जर प्रेशर इन अ प्लांट सेल। अब इसमें जो अफेक्ट मैं सबसे ज़्यादा आपको बता दूं, इसमें ना ही न्यूक्लियस को अफेक्ट पड़ेगा, ना ही क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को ना ही अफेक्ट पड़ेगा, ना ही सेल वॉल को अफेक्ट पड़ेगा। इसमें अफेक्ट पड़ेगा तो किसको, वैक्यूल को अफेक्ट पड़ेगा। जो भी पानी का इधर उधर होना साइटोप्लाज्म और वैक्यूल को हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ रहा है साइटोप्लाज्म को और वैक्यूल को हम देखें तो। और अगर साइटोप्लाज्म को भी छोड़ दें हम, बस अगर वैक्यूल देखें तो वैक्यूल में भी चेंजेस आ रहा है। अब ये रहा प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसको हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल, एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है जो कि श्रिंक हो जाए, उसमें से जो कि हाइपरटोनिक वाला जो अपना प्रोसेस है वो फॉलो कर रहा हो। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल कैसा होता है, इसमें जो हमारा जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, सेल वॉल को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इधर लिखा है हाइपरटोनिक कंडीशन प्लाज्मोलाइज्ड, ये है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये पूरा क्या है, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, और ये जो है नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं, इसमें ऐसा है कि रिमेन्स सेम वाला सिस्टम है ऐसा, इसमें कोई किसी को कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो बाहर का वही अंदर का ऐसा। तो ये हो गया अपना फ्लैसिड वाला, और ये रहा टर्जिड वाला, जिसमें सेल वॉल अपने जगह पे रहेगा। इसमें वैक्यूल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर जो है अंदर आना रहता है। हाइपोटोनी में क्या होता है, स्वेलअप होता है ना सेल, तो वही दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसमें हमारे वाले में तो बस यही है, ये वाला। तो फिलहाल आप लोग यही देखो, ये तो मैंने एक्स्ट्रा मतलब बता दिया, ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, रिमेंबर रखना है तो रख लीजिएगा। तो हमारे वाले में तो बस यही है, प्लाज्मोलाइट सेल वाला। बाकी ये हो गया आपका सेल वॉल कंप्लीट। इधर पे न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस क्या है, एक डबल लेयर्ड कवरिंग है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर्स विच अलोज द ट्रांसफर ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है मटेरियल इससे क्या होता है, ये एलो करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड में क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, जाहिर सी बात है। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म विच वी टॉक अबाउट सेक्शन 5.2.4। ये तो बाद में आएगा, साइटोप्लाज्म का जो थियरी है ये बाद में है। तो इसने क्या बोला, पहला तो न्यूक्लियस जो है एक डबल लेयर्ड कवरिंग है, और जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाँ, जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही इसका जो है न्यूक्लियस का जो डबल लेयर्ड कवरिंग है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या है, पोर्स है, और जो कि क्या एलो करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड में क्या है, साइटोप्लाज्म। नाउ द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। Nucleus contains chromosome which are visible as a rod shaped structure only when the cell is about to divide। जब सेल डिवाइड करेगा तभी जो है क्या, ये जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होगा। आपको अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं पता तो वो ऐसा कुछ दिखता है वो। और इसके यहाँ पर समझ लीजिए टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं,
टाइप्स के जीन, मतलब हेयर का कलर जो डिपेंड करता है वो इसी जीन में रहता है, देन आई का कलर जो डिपेंड करता है वो इसी जीन में रहता है, टाइप ऑफ जीन्स जो हैं वो यहाँ रहेंगे। नाउ ये तो बाद में आएगा, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इसका रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये कब दिखेगा? जब सेल जो है डिवाइड करेगा, ये ध्यान रखना आपने। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फॉर पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब क्रोमोसोम क्या कंटेन करेगा? इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, जो पास होना रहेगा पेरेंट्स टू द चाइल्डहुड, जनरेशन जो पास होता है वो क्या बोलते हैं, वो कैरेक्टर्स जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? तो डीएनए के फॉर्म में रहेगा। डीएनए का फुल फॉर्म देखिए तो ये एग्जाम में एक्चुअली आता है, बहुत बार आता है, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम आ रहा है कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है, ये सेंटेंस जो है ये पूछते हैं कि क्रोमोसोम बना किसका होता है, तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम एक्चुअली। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। डीएनए जो होता है वो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन, उसमें का जो क्या कंटेन रहता है? इन्फॉर्मेशन कंटेन रहता है जो कि नेसेसरी रहता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। सेल को कैसे काम करवाना है वो सारी चीज़ें डीएनए के पास रहती है, वो ऑर्डर देता है, वो कमांड देता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इसको आर कॉल्ड जीन। अब मैंने बताया था फंक्शनल सेगमेंट जो है डीएनए का वो क्या है? जीन्स है। जीन्स नहीं रहेगा तो कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। और मे बी आप अगर देखेंगे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर नहीं पता चल रहा है उसका जो फेस है वो डैमेज्ड है, तो हम इसी जीन के थ्रू पता लगाते हैं कि ये इनका लगता है कि नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें। तो डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग और एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, ये बहुत बार एमसीक्यूज में आ गया है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. In a cell which is not dividing, the DNA is a present are part of a chromatin material. अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो तब भी डीएनए जो है वो पार्ट प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पर? क्रोमेटिन मटेरियल में। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल समझ लो जैसे ये हो गया अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल। अब बीच में समझ लो ये डीएनए प्रेजेंट है, इसमें इतना वो नहीं दिख रहा होगा। अब ये इसमें जो है इसमें भी डीएनए प्रेजेंट रहेगा। अब डीएनए थोड़ी ना उड़ जाएगा, ये बाद में कंडेंस्ड होके तब ना ये क्रोमोसोम बनाता है। डीएनए जो है जो अपना क्रोमेटिन मटेरियल है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेडिंग मटेरियल है, ये बाद में कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। तो क्रोमोसोम में तो हमने पढ़ा डीएनए रहता है, डीएनए प्रोटीन का बना रहता है क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन मटेरियल में भी क्या बोलते हैं? डीएनए तो रहेगा ही ना, वो गायब थोड़ी ना हो जाएगा। तो वही बात लिखी है यहाँ पर। तो डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। नाउ क्रोमेटिन मटेरियल इज अ विजिबल एज अ एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब क्रोमेटिन जो है ये क्या विजिबल होता है? एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं धागेदार स्ट्रक्चर होता है वो। और कैसे होते हैं? एंटेंगल्ड होते हैं, मतलब ये एक जैसे उलझे हुए रहते हैं। तो वही लिखा है, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है विजिबल होता है एज अ एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into the chromosome. Whenever जब सेल डिवाइड करता है, about to divide, जब उसको डिवाइड करना होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है गेट ऑर्गेनाइज इनटू द सेल क्रोमोसोम। समझे? जब सेल को जो है जब डिवाइड करता है तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या बोलता है? ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है इनटू क्रोमोसोम में। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स. It also plays a crucial role along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at a maturity by directing the chemical activities of the cell. इसमें इतना कुछ लिखा नहीं है, बस न्यूक्लियस जो है क्या, जाहिर सी बात है, यूजुअली बहुत न्यूक्लियस जो है प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन में बहुत मेजर रोल है इसका, न्यूक्लियस का। यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में एक सिंगल सेल जो है डिवाइड करता है फॉर्म अ टू न्यू सेल्स, दो न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए एक सिंगल सेल जो है डिवाइड करता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लियस जो है प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी न्यूक्लियस जो है एक
बेहतरीन रोल जो है वो प्ले करता है। इट ऑल्सो प्लेज द क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद एनवायरमेंट एंड डिटरमिनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड, इधर कुछ इतना कुछ खास नहीं लिखा है क्या। हाँ, in some organisms like bacteria the nuclear regions of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। अब some organisms like a bacteria में जो क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है ऑफ द सेल में भी पुअरली डिफाइंड होता है, इसमें मे भी पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब किसी में क्या होता है ना, न्यूक्लियाइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियाइड में क्या होता है, इसमें जो अपना इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। और ये कहाँ, सम ऑर्गेनिजम्स में लाइक अ बैक्टीरिया में ये क्या बोलते हैं, मे बी रहता है सम बैक्टीरिया में। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लॉइड। अब ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसमें बस ओनली न्यूक्लिक एसिड कंटेन है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लाइड बोलेंगे। ये भी पूछ सकता है, न्यूक्लाइड बोलेंगे। सच अनडिफाइंड, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो और ओनली वो कंटेन क्या कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड कंटेन कर रहा है, तो उसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकारियोट। यहाँ ये आ गया अपना प्रोकारियोट्स का डेफिनेशन। अब प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कारियोट मीन्स क्रायोन मीन्स न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकारियोट्स। यहाँ पर यूकारियोट्स का भी डेफिनेशन आ गया। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसा और भी डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होते हैं। तो जिसके यहाँ पर तो सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लाइक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकारियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्रोमेटिन मटेरियल और ये सारे न्यूक्लियोइड ये सारी चीज़ें रहेंगी, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोकारियोट्स बोलेंगे, वो प्रोकारियोट्स में आएंगे। और जिसमें है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे हम यूकारियोट्स बोलेंगे। प्रोकारियोट सेल ऑल्सो लैक ऑफ मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द यूकारियोटिक सेल। अब यहाँ पर मैंने बोला ना कि बस यही एक चीज़ नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है बस, और बहुत सारे अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं जो कि क्या है, प्रेजेंट नहीं है, और वो कहाँ प्रेजेंट है, यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट है। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाई पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। Many of functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of cytoplasm। अब जो है ऐसे बहुत ये, अब कोई ना कोई तो वो फंक्शन अगर उसको उसकी नीड है, प्रोकारियोटिक सेल को अगर नीड है तो उस फंक्शन की, तो वो जो फंक्शन है उसके पास ऑर्गेनल्स तो है नहीं, तो वो जो साइटोप्लाज्म उसके पास है, जैसा भी है अच्छा बुरा जो भी है, वो काम जो है वो उसमें हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। द क्लोरोफिल इन अ फोटोसिंथेटिक प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद अ मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद अ प्लास्टिड एज इन अ यूकारियोटिक सेल। इसमें जो क्लोरोफिल होता है अपना क्लोरोफिल भी हर में नहीं होता है। यहाँ देखो स्पेसिफिक यहाँ इन्होंने लिखा है फोटोसिंथेटिक प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, वो एसोसिएट किससे रहता है, मेम्ब्रेनस वेसिकल से साथ, जिसको हम बोलते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये किससे एसोसिएट रहता है, मेम्ब्रेनस वेसिकल, बट नॉट विथ अ प्लास्टिड। जो प्लास्टिड अगर आप जानते नहीं है तो प्लास्टिड जो होता है वो यूकारियोटिक सेल्स में होता है। तो वही यहाँ लिखा है कि जो अपना क्लोरोफिल है इन अ फोटोसिंथेटिक प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया, वो एसोसिएट रहेगा मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के साथ। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट नॉट विद अ प्लास्टिड एज इन अ यूकारियोट्स। यूकारियोट्स में क्या होता है, प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल आते हैं, देन ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें आते हैं, तो प्लास्टिड में आता है। अब ये देखिए आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें बहुत कम ही चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया है, राइबोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, प्रोकारियोट्स। और राइबोसोम में आपको बता दूँ, यहाँ पर नाम आया इसलिए मुझे याद आ गया, राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये क्या है, राइबोसोम जो है ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये याद रखना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और ये रहा मेरा डायग्राम, ये था एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इतना कुछ खास नहीं था। तो ये रहा अपना बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, जो भी है।
ये हो गया अपना पाइलस, जिसको पिलाई भी बोलते हैं। और ये रहा साइटोप्लाज्म किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ये रहा साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स का। और ये रहा न्यूक्लियाइड जो बीच में है, राइबोसोम। ये रहा ये जो है ये सारे राइबोसोम है। देन फ्लैजिलाई जो कि कहाँ बेसल पार्ट में से निकला है। देन उसके बाद इसमें प्लाज्मिड भी होते हैं। ये एक्चुअली प्लाज्मिड एक ये तो हायर क्लास में आएगा, छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए ना। इसमें आएगा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, कैप्सूल जो सबसे ऊपर का पार्ट कैप्सूल, इस तरह से कैप्सूल भी बहुत हार्ड अपेयरेंस होता है। ये इसमें जो है सेल वॉल का काम करता है कैप्सूल, जो ये भी बहुत हार्ड होता है। और वाटर रेजिस्टेंट, ये सारी चीज़ें कैप्सूल में आ गई। सेल वॉल होता है, इसमें सबसे ऊपर कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद सेल वॉल होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की जो बैक्टीरियल सेल है उसकी बात कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में सबसे ऊपर सेल वॉल होता है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें बैक्टीरियल सेल जो एनाटॉमी है, इसमें सबसे पहले क्या है, कैप्सूल है, कैप्सूल के बाद सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद जो मटेरियल अंदर आएगा वो सारी चीज़ें अंदर आएंगी। ये देखिए आपका एनसीईआरटी। मैंने एक्चुअली ये फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, मैंने यही चीज़ें जो हैं ये कॉपी करके मैं उधर मैंने बताई थी। आप एक बार, आपको लगेगा कि मतलब आप एनसीईआरटी अपना देख लीजिए, प्रिय पुस्तक आप अपना देख लीजिए। सेल वॉल आखिर आएगा ही तो इसी में से। ये रहा अपना सेल वॉल, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग ने उधर कवर कर ली थी। सेलुलोज क्या बोलते हैं, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी पढ़ लिया था। और द प्लांट सेल, वो सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज का बना होता है। मैंने उधर बताया था प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है, फंजाई का काइटिन का बना होता है, एंड जो बैक्टीरिया का है वो पॉलीसेकेराइड और ये सारी चीज़ों का बना होता है। ये सारी चीज़ें हो गई थी हमारी। प्लाज्मोलाइसिस हम लोग ने पढ़ा था, प्लाज्मोलाइज सेल पढ़ा था, देन फ्लैसिड पढ़ा था वहाँ पर, और टर्जिट पढ़ा था वहाँ पर। और what do we infer from this activity it appears, ये सारी चीज़ें तो इसमें कुछ लिखा नहीं है। द सेल ऑफ परमिट्स द सेल फंजाई, प्लांट फंजाई जो है ये सारी चीज़ें विच इन वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक इसमें होता है। एक्सटर्नल मीडिया की ब्रस्ट ना हो जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। और क्या एनसीईआरटी में मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक बार रिव्यू दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी में से ही मैंने लिया था और कुछ इधर उधर से नहीं लिया था। हाँ, ये हम लोग ने नहीं देखा था और क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं ना, इसमें से एग्जाम में आता है कि हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, वाया आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद सैफरिन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम उसमें मतलब लैब में टेस्ट जब करते हैं तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। डबल लेयर्ड कवरिंग होता है, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सब पोर्स होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और इसमें क्या होता है, फॉर एलो, ये क्या एलो करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, सेल कंटेनर, क्रोमोसोम, देन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और फ्रेगमेंट, फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीन्स होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली थी वहाँ पर। न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, इसका बहुत अच्छा रोल है, बेहतरीन रोल है, सेंट्रल रोल है न्यूक्लियस का। विदाउट इसके हम लोग सेलुलर रिप्रोडक्शन करेंगे कैसे, यहीं से तो जो है क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस ही करता है, तो इसलिए इसने बोला है कि सेंट्रल रोल। दैन उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा हम लोग ने, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और जिसके पास होता है उसे यूकारियोट बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक और चीज़ होता है, वो लैक ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीज़ें नहीं होती हैं उसमें। और फिर मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सच ऑर्गेनिज आर आल्सो परफॉर्म एज पोरली ऑर्गेनाइज साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें, ये हम लोगों ने डायग्राम उधर देख लिया था एक। हाँ, ये इसमें देखिए यूकारियोटिक और आपका प्रोकैरियोटिक दोनों एक साथ हैं यहाँ पर, ये रहा। अब देखिए उसमें ऐसा था, इसमें कैप्सूल नहीं था, ये आप डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं। इसमें कैप्सूल, यूकारियोटिक में क्या था, कैप्सूल नहीं है, बट प्रोकैरियोटिक में कैप्सूल है अपने पास। देन उसके बाद इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें यूकारियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यूकारियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बट प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसमें मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स मतलब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो है यूकारियोटिक में है, बट प्रोकैरियोटिक में नहीं है। तो ऐसे आप डिफरेंस बना के लिख सकते हैं। और बाकी यही सारी चीज़ें। देन इसमें हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बोलते हैं, देखें तो सेल वॉल है। यूकारियोटिक सेल में जो है क्या बोलते हैं, सेल वॉल नहीं है। किसमें, प्लांट सेल भी यूकारियोटिक, प्लांट सेल जो होता है अपना प्रोकैरियोटिक में थोड़ी ना आता है, मतलब यूकारियोटिक में ही आता है ना। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल जो है,
सेल वॉल जो है नहीं प्लांट सेल में सेल वॉल आता है, बट अगर हम लोग एनिमल सेल जो कि यूकारियोटिक सेल है, अगर एनिमल सेल में तो उसमें सेल वॉल नहीं रहता, तो ये डिफरेंस आप नहीं बना सकते, मतलब ये सेल वॉल का आप नहीं बना सकते। बाकी कैप्सूल हो गया, फिर उसके बाद क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो ऐसे 2-3 और मेज़रमेंट अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें मेज़रमेंट भी दिया है। तो वो बॉक्स एक्चुअली मैं 2 मिनट लाता हूँ उस बॉक्स को, वो बॉक्स एनसीईआरटी का बॉक्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर मेजरमेंट दिए हुए हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर, यहाँ पर मेजरमेंट दिया 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻⁶। और यहाँ पर क्या है 5 to 100 माइक्रोमीटर। यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर अनडिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पर लिख देना आप। यहाँ पर कैसा अनडिफाइंड था, हम लोग ने पढ़ा था अनडिफाइंड न्यूक्लियस था, अनडिफाइंड न्यूक्लियस। और जिसे जो कि क्या है अपना जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ये भी था। क्रोमोसोम सिंगल है, यहाँ मोर देन 1 क्रोमोसोम है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कहाँ, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एब्सेंट है। और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और आप कैप्सूल, वो जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो वहाँ पर। कैप्सूल वाला जो पॉइंट था, कहाँ गया अपना वो वाला डायग्राम, मेरा वाला डायग्राम कहाँ गया, ये रहा कैप्सूल वाला। तो इसमें कैप्सूल है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। देन इसके जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास प्लास्मिड होता है, बस यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है प्लास्मिड। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। देन इसमें पिलाई और फ्लैजिला है उसमें, और इसमें प्रोकैरियोटिक में पिलाई एंड फ्लैजिलाई है, और बट उसमें यूकैरियोटिक में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो ऐसा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का पार्ट 4 में देखेंगे। ये था पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर बाकी आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप आप जैसा कमेंट करेंगे वीडियोस पे, मैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो कैसा लगा आपको बताना। ये रहा आपके एनसीईआरटी। मैं अब इसमें ही एनसीईआरटी ऐड करूँगा क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, और अगर हमारा एक भी पॉइंट छूट रहा है तो हम उसको कवर कर लें। हमारे एनसीईआरटी भी इसमें रहेगा तो हमें हेल्प होगा।